नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। तमाम बीमारियों से आपको रूबरू कराते हैं, साथ ही डॉक्टर से भी परामर्श लेते हैं कि आपकी जो भी समस्या है वो इस कार्यक्रम के माध्यम से दूर हो सके। इसी के साथ डॉक्टर से भी आपसे बातचीत के दौरान ये भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो भी बीमारी आपको ग्रस्त है, आप बीमारी से, वो कहीं ना कहीं उस बीमारी से आपको निजात मिल सके। और आज हम जो अहम टॉपिक लेकर आए हैं वो है हमारे पास स्किन का, क्योंकि अगर आपकी स्किन स्वस्थ है तो जाहिर सी बात है कि आप दिखने में भी खूबसूरत लगेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि खूबसूरती सबसे पहले हमारी स्किन से ही होती है। और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं त्वचा रोग विशेषज्ञ शिवाली सेठी जी। डॉक्टर शिवाली सेठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। नमस्ते जी। और सबसे पहला सवाल तो यही है मेरा कि अगर बात में स्किन की करूं, क्योंकि स्किन सबसे शुरुआती होती है। अगर हम खूबसूरती की बात करें, स्किन स्वस्थ है तो जाहिर सी बात है हम दिखने में भी सुंदर लगते हैं। लेकिन जिस तरीके से अब समय बदल रहा है, लोगों का ये जो दिनचर्या की बात करूं, उसमें कहीं ना कहीं परेशानियां स्किन को लेकर आ रही है। आपके पास भी मरीज आते हैं, आखिरकार किस तरीके की बीमारियों से ग्रस्त हैं इन दिनों में मरीज? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमारा इन्वायरमेंट बदलता जा रहा है, लाइफ की सिचुएशन बदलती जा रही है, हमारे एप्लीकेशन ऑफ चीज़ें बदलती जा रही है, लोग टूवर्ड्स मोर ऑफ मेकअप जा रहे हैं, मोर टूवर्ड्स फास्ट फूड जा रहे हैं, तो लोगों की बदलावट जो ऐसी आ रही है उस हिसाब से स्किन की दिशा भी बदलती जा रही है। जैसे अब ज़्यादा लोग पहले ऑयल लगाते थे, कोकोनट ऑयल लगाते थे, नेचुरल हर्ब्स यूज़ किया जाता था। अब ज़्यादा परफ्यूम्ड सोप्स पे यूज़ करते हैं, फ्रेगरेंस वाले क्रीम्स यूज़ करना चाहते हैं। सो दैट इज़ टेकिंग टूवर्ड्स, वो ज़्यादातर उनको एक्जिमा, एटोपिक डर्मेटाइटिस, एलर्जीज़ की तरफ लेके जा रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है दैट इज़ स्किन, वी शुड टेक केयर ऑफ इट मैक्सिमम। हमें उसका मैक्सिमम ध्यान रखना चाहिए बाय एप्लीकेशन ऑफ एन ऑयल और सेरामाइड। जैसे कुछ हमें मॉइस्चराइजर्स लगाना चाहिए जो हमारा एक बैरियर क्रीम की तरह काम करता है, मतलब एक रक्षा कवच की तरह काम करता है, जिससे जो बाहर के पोल्यूशंस हैं, स्ट्रेस लेवल है, वो सब हमारी स्किन को इफ़ेक्ट ना करे। अगर हमारा बैरियर ठीक रहेगा, उसका मॉइस्चर ठीक रहेगा, तो कोई भी चीज़ इतना ज़्यादा स्किन को नहीं इफ़ेक्ट करेगा। जैसे लोग आजकल स्ट्रेस में होते हैं, ज़्यादा खुजलाते हैं, ज़रा सी खुजली करने पे उनको टेंशन और बढ़ जाता है और खुजली करने का मन करता है। इससे उनका एक्जिमा, डर्मेटाइटिस जैसी कंडीशन और बढ़ जाती है। इवन हमने देखा है सोरियासिस जैसी प्रॉब्लम एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से विंटर्स में जैसे ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे में दे शुड रियलाइज, पीपल को ज़्यादा मॉइस्चराइज़र विंटर्स में लगाने चाहिए। एंड ऐसे ही उनको अपना रूटीन फॉलो करना चाहिए। इवन सोप्स भी ज़्यादा फ्रेगरेंस वाले नहीं होने चाहिए। सो हमें डेली रूटीन में, अगर जिनका ज़्यादा सूखा रहता है स्किन, उनको कुछ ऑयल्स भी वाटर में डाल के उसे नहा लेना चाहिए और सेरामाइड्स वाले सोप्स यूज़ करने चाहिए, मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए। इससे एक स्किन बैरियर बन जाता है। इवन फेस के लिए सबसे पहले एक एंटीऑक्सीडेंट लगाना चाहिए, गुड फेस वॉश यूज़ करना चाहिए। अब फेस वॉश भी हम तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ड्राई स्किन है सो ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश होना चाहिए। कॉम्बिनेशन स्किन है तो वो फोम वाला यूज़ भी कर सकते हैं, देन जेल वाला भी यूज़ कर सकते हैं। जिसका ऑयली स्किन है वो फोम वाला यूज़ करे, देन एक मॉइस्चराइज़र लगाइए, एक एंटीऑक्सीडेंट लगाइए। और जिस हिसाब से इतना पोल्यूटेड एनवायरनमेंट हो रहा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें एक सनस्क्रीन, अपने सारे एक्सपोज एरियाज़ पे सनस्क्रीन ज़रूर लगाना चाहिए। इससे हमारी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम, जैसे आजकल मेलास्मा लेडीज़ को ज़्यादा हो रहा है, इवन मेन को भी ज़्यादा हो रहा है, सो वी शुड अप्लाई सनस्क्रीन। पर लोग रियलाइज़ नहीं करते कि सनस्क्रीन सिर्फ 3 घंटे के लिए काम करता है। सो हमें 3 घंटे बाद रिपीट करना चाहिए, विच इज़ क्वाइट ट्रबलसम फॉर वर्किंग पीपल, बट दे कैन कैरी। जैसे एक सेंसिबायो वाटर, जैसे एक माइसलर वाटर एक हीलिंग वाटर का काम करता है, उससे क्लीन करके सनस्क्रीन दोबारा लगा ले। बिल्कुल। जिस तरीके से अभी आपने बात की है कि प्रोडक्ट की, अगर मैं बात करूं, मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट आते हैं, उसमें लोग नहीं समझ पाते हैं कि हमारी स्किन के हिसाब से, जैसे अभी आपने 3 कैटेगरी स्किन की भी बताई हैं कि कौन कौन सा मॉइस्चराइजर हम लगा सकते हैं। लेकिन आज के समय के विज्ञापन की मैं बात करूं, तमाम विज्ञापन आते हैं लेकिन लोग समझ नहीं पाते। आखिरकार मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि आप उस चीज़ को बताएं कि किस तरीके से बच सकें।
जैसे हमें जो एलर्जी प्रोन स्किन है उनमें मोर ऑफ ओट मील प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए. दे आर लेस फ्रेग्रेंस, रादर दे हैव नो फ्रेग्रेंस, कोई उनमें स्मेल नहीं होती, ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग कैपेसिटी होती है, हमारा एक अच्छा बैरियर की तरह काम करता है, कुछ भी चीज़ हमें ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता है और हमारा मॉइस्चर मेंटेन होने की वजह से उसमें इरिटेशन प्रॉपर्टी कम हो जाती है. जैसे कोई पोल्यूशन भी हो या डस्ट भी हो, स्किन को इफ़ेक्ट नहीं करता है. तो शरीर पे सबसे पहले वो लगाना चाहिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम में, स्पेशली कंडीशंस लाइक एटोपिक डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, सोरियासिस, इरिटेंट कंटैक्ट डर्मेटाइटिस. क्योंकि किचन में जैसे औरतें काम करती हैं तो उनको रियलाइज़ नहीं होता, उनको मॉइस्चराइज़र पहले लगाना चाहिए, किचन के कॉटन ग्लव्स पहनने चाहिए और फिर अपना डेली रूटीन का मॉर्निंग काम शुरू करना चाहिए. सो ट्राई टू यूज़ फ्रेग्रेंस फ्री मॉइस्चराइजर्स जिसमें ओट मील हो एंड चाहे उसमें स्मेल नहीं होती पर फिर भी आपके शरीर के लिए बहुत स्वस्थ रहता है. बिल्कुल. अगर मैं बात करूं जिस तरीके से आपने अभी बताया कि मॉइस्चराइज़र, लेकिन अगर मैं बीमारियों की बात करूं, स्किन में सबसे ज़्यादा कौन कौन सी बीमारियां ऐसी होती हैं जो ख़तरनाक हो सकती हैं? स्किन में आजकल जैसे सबसे ज़्यादा यूथफुल एज में तो हमें एक्नी दिखती ही है, उससे भी छोटे बच्चों में जैसे आजकल एटोपिक डर्मेटाइटिस बहुत कॉमन होते जा रहा है क्योंकि जितना पोल्यूटेड और डस्ट वाला एनवायरनमेंट हो रहा है और सारी मदर्स बिज़ी रहती हैं अपने काम में, सो वो रियलाइज़ नहीं करती हैं उनके बच्चों को मॉइस्चराइजर्स की ज़रूरत पड़ती है. सो वो कोई भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर लेते हैं अपने छोटे बच्चों पे, पर ऐसा नहीं करना चाहिए. हमें मॉइस्चराइजर्स एटोपिक डर्मेटाइटिस वाला अलग होता है, वो यूज़ करना चाहिए. एंड इवन यूथफुल स्टेज में जैसे एक्नी होती है तो हमें ऑयल कंट्रोलिंग मॉइस्चराइजर्स यूज़ करना चाहिए. उन मॉइस्चराइजर्स मोर ऑफ एलोवेरा जेल होते हैं, सो दैट विल कंट्रोल योर ऑयल एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्नी विल ऑल्सो बी लेस. एंड जैसे एजड स्किन में या सनाइल एज में, ओल्ड एज में मॉइस्चराइज़र की कैपेसिटी कम हो जाती है, तो हमें मॉइस्चराइज़र तब तो ज़रूर लगाना चाहिए, रादर 2 बार ही लगाना चाहिए. इन दिनों की अगर मैं बात करूं, कहते हैं कि पिगमेंटेशन की जो प्रॉब्लम है या सनबर्न की जो प्रॉब्लम है वो जाती नहीं है. 99 केसेस में देखा जाता है कि वो एज के हिसाब से रिपीट होती है. तो आखिरकार क्या वो जड़ से ख़त्म हो पाएगी अगर हम सही ट्रीटमेंट लें? सही बात है. ये जो पिगमेंटेशन है क्योंकि वो ऐसा कुछ नहीं बीमारी है कि जो कुछ महीनों के लिए है, क्योंकि लोगों को रियलाइज़ नहीं होता कि सनस्क्रीन एक ऐसी चीज़ है जो उनको लाइफ लॉन्ग यूज़ करनी है. और सनस्क्रीन हमें वो नहीं यूज़ करनी है जो ऐसे एड्स में पब्लिश होती है. वी शुड यूज़ प्रॉपरली रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर. एंड सनस्क्रीन का असर ज़्यादातर 3 से 4 घंटे तक रहता है. सो वी शुड री अप्लाई सनस्क्रीन एंड सनस्क्रीन शुड बी अप्लाइड 15 minutes prior to sun exposure. So that is very important, reapplication of sunscreen. And लोग मेकअप को आजकल ज़्यादा प्रेफर करते हैं than sunscreen. If makeup required for camouflage, we can use a tinted sunscreen which is easily available in the medical market also. बिल्कुल. बात करें लेज़र ट्रीटमेंट की, क्योंकि आज की अगर मैं बात करूं तो कुछ लोग लेज़र ट्रीटमेंट की तरफ ज़्यादा अग्रसर हैं. उन्हें लगता है कि जल्दी से अगर हमें किसी चीज़ से छुटकारा पाना है तो लेज़र ट्रीटमेंट कराइए. तो आप क्या कहती हैं, कितना असरदार लेज़र ट्रीटमेंट रहता है? लेज़र, यस, मैं कहूँगी कि काफ़ी डीप एंड तक जाता है पिगमेंटेशन के मामले में. Yes, we can go ahead with laser, पर in extreme cases. First, we should realize people कि लोगों को realize कराना चाहिए कि सनस्क्रीन और बाकी डेली रूटीन कितना इम्पोर्टेंट है. वो उसके साथ में जितना हद तक पिगमेंटेशन कम हो सकता है अच्छी बात है. Then we should follow certain categories of lasers. Like fractional CO2 can be used, IPL lasers can be used, Q-stitch laser आजकल काफ़ी काम कर रहा है. That carbon peel is best. These are the products which can decrease your pigmentation. वो pigmentation को damage करता है and flow out कर देता है through body से. But it is always having a tendency to come back. So we should continue the daily routine of application of sunscreen and a lightening agent daily. And also free radicals can be deposited, so it is very important that we should protect our skin from like wearing sunglasses or even umbrellas. That is very important. The lightening agents is very important. Antioxidants is very important. Antioxidant हम daily जैसे skin पे लगा सकते हैं, जैसे sunscreen से पहले विटामिन सी लगा सकते हैं, टायरोडिन ट्राइनेक्सामिक एसिड लगा सकते हैं. ओरल एंटीऑक्सीडेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट. इवन हमारी डाइट में भी कुछ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो इससे हमारे फ्रूट्स में होता है.
सो आजकल बच्चे जैसे फ्रूट्स कम खाते हैं, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें उनको रियलाइज़ कराएं कि फ्रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड हेल्दी डाइट। बिल्कुल। अभी जिस तरीके से आपने डाइट की बात की है, बहुत इफेक्ट पड़ता है। कहते हैं कि किसी भी बीमारी का, अगर पेट आपका खराब है तो कोई ना कोई बीमारी आपको घेर लेती है, और सीधे तौर पर यह भी माना जाता है कि अगर आपका पेट खराब है तो उसका असर खास करके आपके चेहरे पर नजर आता है, और हमने ये देखा भी है। तो किस तरीके से डाइट को फॉलो करें, किस तरीके से हम डार्क सर्कल हो जाते हैं हमें, या अभी जिस तरीके से हम इतनी बीमारियों की बात कर रहे थे, उनसे छुटकारा पा सकें? देखिए, डार्क सर्कल जहाँ तक है, डार्क सर्कल हमारे पूरे शरीर, हमारे पूरे लाइफस्टाइल को डिपेंड करता है। बिकॉज डार्क सर्कल सिर्फ हेरिडिटरी नहीं, हमारी नाइट स्लीप, हमारे स्ट्रेस लेवल, उन सबको डिटरमाइन करता है। डार्क सर्कल कई बारी सिर्फ एक घिरे हुए गड्ढे की वजह से, ऊपर की शैडोइंग की वजह से भी होता है। तो वो शैडो तो फिल इन कर सकते हैं बाय डूइंग फिलर्स। So dark circle is also sometime in women more common because of deficiency of iron की वजह से भी, प्रेगनेंसी के बाद जैसे ज़्यादा हो जाता है। सो डाइट की वजह से भी हो गया। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी रेगुलर अच्छी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वाली डाइट खाएं, प्रॉपर सोएं, स्ट्रेस कम लें। हेरिडिटरी पार्ट वाला वी कैन नॉट एलिमिनेट, पर अंदर जो गड्ढे होते हैं वी कैन एलिमिनेट बाय डूइंग फिलर्स, जो थोड़े से महंगे आते हैं। एंड येस, ऑफ कोर्स, हमें एक लाइटनिंग एजेंट और सनस्क्रीन उसके लिए ज़रूर लगाना चाहिए, एंटॉक्सिड ज़रूर खाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से बात करें कि एलर्जी, क्योंकि गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है, तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं, घमौरियाँ होती हैं, लेकिन लोगों में जो एलर्जी वाली बात है वो बहुत ज़्यादा निकल कर सामने आ रही। अभी की अगर मैं बात करूं, जैसे दाद होते हैं, या हम जिस तरीके से बात करें फंगस की, क्योंकि फंगस टाइप से भी कुछ बीमारियाँ हमारे शरीर में आ जाती हैं, जिस वजह से कि स्किन और भी ज़्यादा ख़राब दिखनी शुरू हो जाती है। ये इस गर्मियों में ये प्रॉब्लम ज़रूर होती है, हर दूसरे जने को फंगल की इन्फेक्शन होती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जैसे स्वेट करते हैं, दिल्ली की इतनी गर्मी में पसीने आते हैं, तो ये एनवायरनमेंट में हम स्वेट करते हैं तो फंगस टेंड्स टू ग्रो, एंड फंगस इज इन द एयर, कैचेस फ्रॉम वन पर्सन, एक जने से दूसरे जने पे जाता है। सो हम अपना ध्यान रखें, बाय एप्लीकेशन अपने एंटी फंगल पाउडर अप्लाई करें। अगर फंगस हुआ है तो उसकी मेडिसिन ज़रूर अप्लाई करें और ज़रूर खाएं जैसे डॉक्टर ने बताया है, और उसको जल्दी नहीं छोड़े, बल्कि 1 महीना बियॉन्ड द कंप्लीट डिसअपीयरेंस, जब वो पूरा गायब हो गया है, उसके भी 1 महीने बियॉन्ड तक यूज़ करना चाहिए। और किसी भी इंसान को 2 बारी कपड़ा ज़रूर बदलना चाहिए, क्योंकि पसीने से भी ये फंगल इन्फेक्शन बढ़ता है। बिल्कुल। जिस तरीके से अगर बात करें स्किन पर, अभी गर्मी का मौसम है, तो कहीं ना कहीं जो ब्लैकनेस आती है, जो डलनेस हमारे फेस पर नजर आती है, उससे किस तरीके से बचे? स्किन पे जो ये डलनेस आती है, बिकॉज लोग रियलाइज़ नहीं होते, हमें टैनिंग भी हो जाती है, क्योंकि सनस्क्रीन का असर, अगर कोई सनस्क्रीन भी लगाता हो वो भी कहता है कि हमें टैनिंग हो गई, पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमें डस्ट लग जाता है। सो हमें वॉश करना चाहिए अपना फेस हर 3-4 घंटे बाद, और कोई माइसेलर वाटर, इट्स अ हीलिंग वाटर, वो अप्लाई करना चाहिए। एंड देन सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए, एंटॉक्सिड लगाने चाहिए, जैसे विटामिन सी है, ट्राइनेक्सिमिक एसिड है, जो फेयरनेस लोशन है, ग्लूटाथियोन खाना चाहिए। अब तो लोग ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन लगाते हैं, वो लगवाना चाहिए। सो इट इज़ वेरी गुड एज अ डी टैनिंग एजेंट। समटाइम हम डी टैनिंग फेस मास्क भी लगाते हैं, जो हफ्ते में 2-3 बार ही अच्छे रहते हैं, और लाइटनिंग एजेंट बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कोजिक और ग्लाइकोलिक एसिड इज़ वेरी गुड। एंड रेटिनॉल, ये रेटिनॉल मदद करेगा पुरानी डेड डैमेज टिश्यू को रिमूव करने में और नई त्वचा बनाने में, जो एक एज के बाद नहीं बनती है, इसलिए हमारी त्वचा और काली लगने लग जाती है। बिल्कुल। अभी जिस तरीके से आपने स्किन की बात की कि जो पहली लेयर होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो किस तरीके से उसका ख्याल रखें ताकि जो बाकी की लेयर है वो सुरक्षित रह सकें? देखिए, हम पहली लेयर के लिए ये और ज़रूर कर सकते हैं, उसको और स्ट्रेंथन बना सकते हैं और ग्लोई लुक कर सकते हैं बाय ईटिंग सर्टन एंटॉक्सिड्स, जैसे विटामिन सी हो गया, ग्लूटाथियोन हो गया, ट्राइनेक्सिमिक एसिड हो गया। एंड एंटॉक्सिड्स होते हैं जो फ्री रेडिकल की तरह हमें डैमेज ना करे, और सनस्क्रीन लगा के। एंड कुछ प्रोसीजर्स आजकल काफ़ी अच्छे आए हैं, जैसे हम लेजर्स होते हैं जिसमें डेड टिश्यू एक्सफोलिएट कर देते हैं, नई टिश्यू बनाते हैं, विच लुक्स मोर ग्लोई, जैसे उसमें मीजोथेरेपी करके मोर ग्लोई प्रोडक्ट हो जाता है फिर वो।
बिल्कुल। बात इस दौरान करें क्योंकि देखिए तमाम तरह की दिक्कतें तो हमारी स्किन में आती हैं, लेकिन खान-पीन की अगर बात की जाए तो जो फ्रूट्स होते हैं उनका एक अलग ही महत्व होता है। अगर आपकी डाइट अच्छी है, आप डेली फ्रूट्स लेते हैं, लेकिन जिस तरीके से स्ट्रेस लेते हैं उसका भी कहीं न कहीं असर हमारी स्किन पर नज़र आता है। मैं बिल्कुल चाहूँगी कि इस समय गर्मी में कौन-कौन से ऐसे फ्रूट्स खाएँ ताकि जो स्किन है वो ग्लो कर सके? गर्मी में और अदरवाइज भी सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास होते हैं सिट्रस फ्रूट्स, जिसमें मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ विटामिन सी होता है। सो वी शुड ईट मोर ऑफ सिट्रस फ्रूट्स, जिससे एक तो हमारा विटामिन सी लेवल बॉडी का भी बढ़ जाएगा, जो सिर्फ स्किन के लिए नहीं, ओवरऑल ही हमारी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा जाता है। और जैसे कभी थके हुए होते हैं तो हमें कुकुम्बर, पपाया या वाटरमेलन का पैक बना के भी लगाना चाहिए, तो जिससे हमारी सारी टायर्डनेस दिन की वो भी उतर जाती है। इट गिव्स यू अ मोर ग्लोई लुक। बिल्कुल। कहते हैं एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो एक्सरसाइज का असर आपके पूरे शरीर पर नजर आता है। खास करके मेडिटेशन की बात करूं तो वो आपकी स्किन के लिए बड़ा फायदेमंद रहता है। आइए जानते हैं उसके बारे में क्या कुछ कहना है। जिस तरीके से ये मेडिटेशन की अगर मैं बात करूं या फिर एक्सरसाइज की बात करूं, उसका किस तरीके से असर हमारी स्किन पर नजर आएगा? एक्सरसाइज, येस ऑफ कोर्स इट गिव्स अ वेरी पॉजिटिव आउटलुक। वो हमारी और एक पॉजिटिव ऑरा बना देता है, जिससे इंसान खुश रहता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें हर रोज़ योगा ज़रूर करनी चाहिए, एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे भी हमारे ये फ्री रेडिकल डिपोजिशन थोड़ा कम हो सकता है। हमारी पिगमेंटेशन, हमारे अंडर आई डार्क सर्कल हमें थोड़े लग सकता है कि कंट्रोल हो गए हैं। So it is very important, but this and moreover facial exercises are very good for facelift procedure, like HIFU also otherwise we can do as a procedure which is done as a process of facelifting. बिल्कुल। ये तो हुई फेस की बात। अगर बात करें नेल्स की, क्योंकि शरीर के जितने भी अंग हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और हर चीज़ की साफ सफाई की बात करें तो वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं। बात करूं नेल्स की, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाता है कि बीमारी का असर कहीं ना कहीं नेल्स में भी नज़र आता है। नेल्स टूटने लगते हैं बेवजह, या ऐसी जगह से टूटने लग जाते हैं, या पीले पड़ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। उसके लिए आखिरकार क्या करें? यस, अगर हमारा न्यूट्रिशन लेवल पुअर हो, जैसे आयरन, विटामिन डी, B12, हेमोग्लोबिन, ये सब कम हो, तो यस हमारे नेल ज़रूर टूटने लगेंगे। पर कईयों के प्री डिफाइंड होते हैं कि नेल ग्रोथ उतनी नहीं होती है, उनको नहीं चिंता करनी चाहिए। बट यस, वुमेन में ज़्यादातर आयरन, B12, हेमोग्लोबिन, कैल्शियम, विटामिन डी, इन सब का चेक ज़रूर कराना चाहिए और इनकी डेफिशिएंसी पूरी करनी चाहिए। और नेल में फंगल इन्फेक्शन का ज़रूर कंट्रोल करना चाहिए, अदरवाइज उसमें सालों लग जाता है कंट्रोल करने में। बिल्कुल। अभी आप जिस तरीके से नेल्स के बारे में बता रही हैं कि उसमें इन्फेक्शन का भी डर रहता है, आखिरकार वो होता किस वजह से है? नेल में जैसे हम साइड में बॉदर नहीं करते हैं, जब आप हाथ धोते हैं तो पानी लगा रहता है, तो फिर उसमें फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड मोर चीज़ें हम शेयर करते हैं तो एक जने से दूसरे जने फंगल इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो जाता है। तो अगर एक नेल भी इन्फेक्ट हो, वी शुड ऑलवेज शो इट टू अ डॉक्टर। एक डॉक्टर को दिखा के फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट लेना चाहिए ज़रूर। बिल्कुल। कहते हैं कि जब स्किन की समस्या होती है, सबसे पहले उसके टेस्ट की मैं बात करूं तो ब्लड टेस्ट होता है। तो किस तरीके से ब्लड टेस्ट में हमें पता चलता है कि हमें कौन कौन सी बीमारियां हैं? ब्लड टेस्ट मोस्टली आयरन, B12, हेमोग्लोबिन, थायराइड, विटामिन डी, ये सब ज़रूर इम्पॉर्टेंट होता है अगर आप हेयर अपने नॉर्मल रखना चाहते हैं। अगर इनमें से किसी भी चीज़ में कमी आए तो यस ऑफ कोर्स बाल ज़रूर गिरेंगे। एंड हमारे कभी आयरन और B12 की कमी की वजह से भी ऐसा लुक देता है जैसे मेलास्मा पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो, जबकि वो डेफिशिएंसी अगर हम पूरी कर दें तो वो पिगमेंटेशन भी जा सकता है। और PCOD ऑफ कोर्स अगर हो, अगर जैसे वुमेन को PCOD हो तो उसमें बाल भी गिरेंगे और फेशियल अनवांटेड फेशियल हेयर्स भी आएंगे एंड एक्नी भी आएगा, वज़न भी ग्रो होगा। सो ये सब कंट्रोल करने के लिए PCOD का इलाज ज़रूर करना चाहिए, उसका ब्लड टेस्ट ज़रूर होना चाहिए टाइमली। बिल्कुल। आज की मैं अगर बात करूं तो कुछ लोगों का ये भी रहता है कि वो डॉक्टर के पास नहीं आकर, कुछ भी स्किन की प्रॉब्लम होती है, ब्यूटिशियन के पास में जाते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ताकि वो जाके साइड इफ़ेक्ट ज़रूर दिखाते हैं हमारी स्किन में। तो उनके लिए क्या कुछ कहेंगी? यस, आप मैं ये ज़रूर कहूँगी डॉक्टर को थोड़ा विश्वास करना चाहिए, ब्यूटी केयर ज़रा कम करना चाहिए, दवाइयाँ थोड़ा खानी चाहिए जिस प्रकार डॉक्टर एडवाइस करे,
सिर्फ सिंथेटिक प्रोडक्ट से पूरा ठीक नहीं हो जाएगा, वो चीज़ पूरी ज़िंदगी नहीं फॉलो कर सकते। रादर वो आर्टिफिशियल नेल्स लगा के भी नेल डैमेज हो जाता है, केराटिन ट्रीटमेंट करा के भी हेयर फॉल हो जाता है, फेशियल पे मेकअप करा के भी एजिंग ज़्यादा हो जाता है और एक्नी शुरू हो जाता है। सो हमें प्रॉपर ऐसा एडवाइस लेना चाहिए डॉक्टर से, जिससे हम अपना बिना मेकअप से ही बड़ा अच्छा स्किन कैरी कर सकें और बाल अच्छे रख सकें बाय फॉलोइंग सर्टन लोशंस एंड सिरम्स। एंड ऑल्सो अपने नेल को हेल्दी रखना चाहिए, उनका ध्यान रख के। बिल्कुल, ये बात तो हुई मेडिसिन की, क्योंकि एक मेडिकल के तौर पर मैं बात करूं, अगर हमारी जो रसोई होती है वो बहुत सारी जड़ी बूटियों से भरी होती है, हमें पता भी नहीं होता। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें स्टार्टिंग में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो किस तरीके से घर में भी वो चीज़ें यूज़ कर सके ताकि वो उस चीज़ को आगे ना बढ़ा सकें, क्योंकि डॉक्टर के पास जाते जाते बहुत समय हो जाता है, लोग तब जाते हैं जब बिल्कुल लास्ट में वो पोजीशन आती है। लेकिन घर में रह के किस तरीके से अपना बचाव करें? थोड़ा सा जैसे हमारे घर में भी उपाय होता है, जैसे हम बहुत टायर्ड होते हैं, हम दही में थोड़ा सा शुगर और या फिर हनी मिला के उसको एज अ स्क्रब बना सकते हैं। जब हम बहुत थकावट होती है तो उसमें से मसाज करके हम ऑयलीनेस रिमूव कर सकते हैं। या फिर कभी टैनिंग का मन करे, टैनिंग रिमूव करना हो, तो कुकुम्बर को काट के हम स्पेशली अपनी आईज़ पे लगा सकते हैं। थोड़ा हमें फील होता है कि इसको 15 मिनट लगा के डार्क सर्कल्स भी कम हो गए और कलर भी बेटर इन्हांस लगता है और हम थोड़े रिफ़्रेश लुक में होते हैं। वाटरमेलन भी इस हिसाब से लगा सकते हैं जिससे बेटर लुक आएगी। इवन बनाना को भी कभी क्रश करके दही में वैसे भी उसको एज अ फेस पैक बना सकते हैं। बिल्कुल। जिस तरीके से मैं अभी तो ये स्किन की बात हुई, मैं बालों की अगर बात करूं, क्योंकि डैंड्रफ की समस्या कहते हैं कि सर्दियों में ही रहती है, लेकिन वो गर्मियों में भी नजर आती है पसीने की वजह से, भले ही वो हमें नजर नहीं, लेकिन डैंड्रफ की जो समस्या है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही, वो कम होने का नाम नहीं ले रही। डैंड्रफ की इसलिए समस्या बढ़ रही है क्योंकि लोग ज़्यादा ऐसे सिरम्स यूज़ कर रहे हैं जो ऐसे एडवाइजेबल नहीं है। अगर डैंड्रफ में ज़्यादा है तो वी कैन डू मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में थोड़ा नींबू के बूंदे डाल के 15 मिनट बिफोर हेड वॉश लगा सकते हैं एंड एज पर एडवाइस बाय द डॉक्टर कुछ कीटोकोनाजोल शैम्पू यूज़ कर सकते हैं एंड टैबलेट खाइए, उससे बेटर रहेगा। रादर देन कोकोनट ऑयल इतना नहीं लगाना चाहिए, मस्टर्ड ऑयल को हमें प्रेफर करना चाहिए। बिल्कुल। बात अगर बच्चों की करें, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है, तो बच्चों में ना रैशेस की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। बच्चे बाहर खेलते भी हैं, तो उनको हम किस तरीके से ध्यान रखें बच्चों की स्किन का? बच्चों की स्किन में ज़्यादा अगर हम मॉइस्चराइज़र पहले ही लगा हुआ होगा तो ज़्यादा उनको पोल्यूटेंट्स इतना इफेक्ट नहीं करेगा, बट वी शुड मेक श्योर वी शुड क्लीन देम आउट एज सून एज पॉसिबल। ज़्यादा उनके सिरम्स वो मोर ऑफ अ मिल्की मॉइस्चराइजिंग बेस्ड वॉश होने चाहिए, ज़्यादा हार्ड वॉश नहीं यूज़ करने चाहिए। हैंड पे ज़्यादा सैनिटाइजर्स नहीं यूज़ करने चाहिए, उससे भी वो इरिटेंट डर्मेटाइटिस के साथ बच्चे घर पे आते हैं। बिल्कुल। ये भी कहा जाता है कि जो समस्या स्किन में होती हैं वो कहीं ना कहीं स्किन कैंसर के भी रूप में चली जाती है। अगर मैं बात एज की करूं, किस एज में सबसे ज़्यादा कैंसर के जो चांसेस हैं वो बन पाते हैं? आजकल कैंसर बल्कि अबनॉर्मल ग्रोथ बड़ी यंग एज में ही दिखनी शुरू हो गई है। वी शुड कैप्चर दैट फैक्ट क्योंकि इतना पोल्यूशन हमारे इधर हो रहा है। सो वी शुड अप्लाई सनस्क्रीन वेरी रेगुलरली। कोई भी अबनॉर्मल ग्रोथ आपको स्किन पे दिख रही है जिसका साइज अबनॉर्मली बढ़ता जा रहा है, जैसे स्किन पे कुछ ब्लैक कलर का लटका हुआ है या ब्लैक मोल हम सोच रहे हैं इतने साल से, पर वो बढ़ता जा रहा है, तो हमें इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसकी बायोप्सी उसको निकलवा देना चाहिए। क्योंकि स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा जो हम सोच रहे हैं बस एक काली बूंद है या हमारा स्किन टैग है, पर ऐसा नहीं है, उसकी बायोप्सी करानी चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर मैं शुरुआती लक्षणों की बात करूं कि किस तरीके से स्किन कैंसर के जो लक्षण हैं वो नज़र आते हैं शुरुआती तौर पर? एक अबनॉर्मल सी पिगमेंटेशन जो एकदम से आ गई हो या एकदम बढ़ रही हो साइज़ में और कंट्रोल नहीं हो, या कोई हार्ड मास फील हो रहा हो और साइड पे कोई पेन हो रहा हो, तो वी शुड डेफिनेटली शो इट टू अ डॉक्टर। हमें जाके क्लिनिक में दिखाना चाहिए, उसका इलाज कराना चाहिए। अगर मैं इसके टेस्ट की बात करूं, क्योंकि कैंसर का नाम सुनते ही लोगों के हाव भाव ही उड़ जाते हैं कि चाहे वो स्किन कैंसर हो या कोई भी हो, मैं स्किन कैंसर की जांच की बात करूं तो किस तरीके से होती है? सबसे पहले उसकी बायोप्सी करानी चाहिए, वो मास क्या है वो पता चलना चाहिए।
एंड फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, ये FNAC ज़रूर कराना चाहिए। वो डॉक्टर बायोप्सी की जांच के बाद करते हैं देखने के लिए कि किस प्रकार के सेल होंगे उधर। बिल्कुल। मार्केट में इतने प्रोडक्ट आते हैं, लोग अवेयर नहीं रहते हैं, जो भी दिखाते हैं टीवी में या किसी भी विज्ञापन में दिखाते हैं, लोग उसकी तरफ ज़्यादा जाते हैं। लेकिन क्या उन प्रोडक्ट का असर भी स्किन कैंसर की तरफ हमें ले जा सकता है? जैसे आजकल ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स, कलरफुल प्रोडक्ट्स, फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं, पर लोगों को रियलाइज़ नहीं हो रहा। वो नाम तो जैसे नॉर्मल रख देते हैं, जैसे केराटिन रख देते हैं, पर वो खुद रियलाइज़ नहीं करते। जो लगा रहा होता है वो खुद का मुंह कवर रखता है, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए अपनी प्रोटेक्शन करता है, पर जिसके ऊपर लगा रहा है वो उसके उस बालों पे क्या असर हो रहा है, उसका कितना हेयर फॉल होगा। सो वो हम बिना रियलाइज़ किए हम अपने शरीर पे लगवा लेते हैं। सो हमें श्योर रहना चाहिए कि इतने फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट्स, इतने सिंथेटिक प्रोडक्ट जो दिखने में इतना सुंदर लगे, पर वो इतने ज़्यादा प्रूफ नहीं होते, इतने ज़्यादा सेहतमंद नहीं होते हैं हमारे शरीर के लिए। बिल्कुल, जिस तरीके से अभी आपने बताई केराटिन को लेकर, क्योंकि लोगों का ये भी रहता है, खास करके अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो उनका ये रहता है कि ईजिली कोई भी हमें ट्रीटमेंट मिले, बहुत ईजिली हमारे बाल स्मूथ हो जाए, और लगातार हम जो इलेक्ट्रिकल जो हमारे प्रोडक्ट हैं जैसे स्ट्रेटनर हुए, ये क्या इन सब का असर हमारी स्किन पर पड़ता है? यस ऑफ कोर्स, अगर हम हर रोज़ ही हीट अप्लाई करेंगे अपने हेयर पे, जो हमारा नेचुरल हेयर का ट्रेंड है, जिसके स्ट्रेटन नहीं है, जिसके कर्ली है, वी शुड कीप इट दैट वे। मे बी सम सिरम्स, जो सिरम्स डॉक्टर ने एडवाइस किए हैं, जैसे कुछ लीव ऑन कंडीशनर्स होते हैं जो अपने हेयर को मुलायम रखते हैं, स्ट्रेटन रखते हैं, बल्कि थिकनेस बढ़ाते हैं, वो हमें इस्तेमाल करने चाहिए दैन गोइंग फॉर केराटिन थेरेपी। अभी हम जिस तरीके से बात कर रहे थे डॉक्टर साहब की, जो केराटिन की हम बात कर रहे थे बालों को लेकर, अगर मैं बात करूं, क्योंकि कहते हैं कि ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए, ऑयलिंग करने से ज़्यादा हेयर फॉल होता है, लेकिन जिस तरीके से केमिकल युक्त ये जो चीज़ें हमारे बालों में लगती हैं, उससे कितनी दिक्कत हो सकती है और बाकी भी चीज़ों के लिए? जैसे ये केराटिन बेस्ड हमारे पे लगता है, उससे हमारे हेयर के बीच में जो होल्डेज वाला बॉन्ड होता है, जैसे डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, वो ब्रेकअप हो जाता है। पीपल डोंट रियलाइज कि वो डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रोक होने की वजह से हमारे हेयर बिल्कुल पैरालाइज लाइक स्ट्रेट हो जाते हैं, बल्कि उनको लगता है कि वो कंपाउंड से हो गया एंड वो खुश रहते हैं। पर यह सब कुछ उससे बाद में उनके हेयर फॉल ज़्यादा शुरू हो जाते हैं, जिससे हम आजकल हम मदद कर पा रहे हैं जल्दी उनका विद मीज़ोथेरेपी। मीज़ोथेरेपी होता है जिससे कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो छोटी सी निडल से हम उनके डायरेक्टली हेयर के रूट्स में डाल पाते हैं। ऑल्सो PRP, जैसे जिसके खुद ही स्टेम सेल्स, उनके खुद के स्टेम सेल्स उनकी मदद कर पाते हैं बाय ड्राइंग न्यू हेयर्स भी उगा सकते हैं बाल्ड एरियाज में। अभी आपने जिस तरीके से बात की PRP की, मैं बिल्कुल चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताइए आखिरकार उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से आगे चलता है? PRP आपका खुद ही ब्लड से डराइव प्लाज्मा सेल्स होते हैं जो हम सेंट्रीफ्यूज करके निकालते हैं और स्टार्ट आपके बालों में लगाते हैं। तो इट्स बिल्कुल फ्रेश थेरेपी। हम डायरेक्टली आपके बालों में वो न्यू सेल्स डाल के वहाँ पर न्यू हेयर उगाने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ क्वाइट 70% अप्रूव्ड एंड विद मीजो पेन या फिर डर्मा नीडलिंग उसके साथ किया जाता है। इवन हम हेयर ट्रांसप्लांट के साथ भी PRP थेरेपी कर रहे हैं। सिर्फ सर पे ही नहीं, आजकल ये प्लाज्मा सिर्फ फेस पे भी इंजेक्ट किया जा रहा है। जैसे फिलर्स हमें वो जो एंटी एजिंग प्रोसेस होता है उसकी जगह हम PRP डाल रहे हैं, जिससे आपकी लाइंस और झुर्रियाँ और इवन ओपन पोर्स तक रिड्यूस हो रहे हैं। कहते हैं कि जिस तरीके से PRP कराते हैं उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं आने वाले समय में, जिस तरीके से लोग ज़्यादा अवेयर नहीं होते। मैं चाहूँगी आप बिल्कुल अवेयरनेस बताइए कि किस तरीके से लोग अवेयर हों ताकि PRP कराने से पहले ज़्यादा उनके मन में तमाम तरह के सवाल ना हों। PRP के लिए लोग बिल्कुल ही बेचिंतित रहे, क्योंकि वो उनका खुद का ही ब्लड सेल्स है, बल्कि उस पर उनको कोई नहीं बल्कि डॉक्टर को नुकसान हो सकता है अगर HIV हो तो। सो प्लाज्मा सेल्स तो खुद ही पेशेंट पे डाले जाते हैं, उससे उनकी लाइंस भी कम होती है, पोर लाइंस भी कम होती है और इंस्टेंट थेरेपी भी होता है और उसमें उनका कुछ खास खर्चा भी नहीं होता। दैट इज़ अ बेटर थेरेपी देन इवन एनी अदर नेचुरल प्रोसीजर डन दीज डेज। अगर PRP कोई कराता रहे इवन 5 साल तक तो उनकी झुर्रियाँ काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेंगी। आजकल उसको वैम्पायर फेशियल तक बोलते हैं। बिल्कुल, मैं आखिरी में ये जरूर चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे टिप्स बताइए ताकि वो घर बैठे अपनी जो स्किन है उसको हेल्दी रखें।
सो बस एक डेली और नाइट शेड्यूल मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी बनाए रहें। जैसे सुबह उठें, अपना जेंटल फेस वॉश बनाए रखें। फेस वॉश भी फोम फेस वॉश या सेरामाइड बेस्ड फेस वॉश बनाएं। उसके बाद एक एंटॉक्सिड ज़रूर रखें ताकि पूरे दिन के पोल्यूशन से दूर रहे। उसके बाद एक मॉइस्चराइज़र एक अच्छा ज़रूर लगाएं, चाहे वो जेल बेस्ड हो, मोर ऑफ क्रीम बेस्ड हो, और एक सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। साथ में एक रात की जो शेड्यूल होती है, जैसे एंटी एजिंग या फिर हेलोरोनिक एसिड थेरेपी या मॉइस्चराइजर्स ज़रूर फॉलो करें। ओरल एंटॉक्सिड्स आर ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट, या ग्लूटाथियोन, जिससे हम सिस्टमिकली एज वेल एज टॉपिकली दोनों तरीके से पूरे हेल्दी रहेंगे। और येस, ऑफ कोर्स न्यूट्रिशनल डाइट विद जूसेस एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड दाल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शिवाली, आप हमारे साथ जुड़ी और हमारे दर्शकों को तमाम तरह की बातें आपने स्किन से जुड़ी बताई कि किस तरीके से वो समस्या से जो निजात पा सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने अपने कार्यक्रम में आपको त्वचा के बारे में बताया कि आपकी स्किन किस तरीके से हेल्दी रह सकती है, लेकिन वही बात है कि आप कोशिश कीजिएगा कि जो केमिकल युक्त जितने प्रोडक्ट हमारे बाजार में मिलते हैं उसको सही और उसको देख के इस्तेमाल करिए। डॉक्टर की राय जरूर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप बिना डॉक्टर के अपनी स्किन पर कुछ भी लगाते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। तो जिस तरीके से डॉक्टर ने आज हमें राय दी है, अपना उनका परामर्श रहा है कि आप डॉक्टर से एक बार जरूर कोई भी समस्या है उसको लेकर जाइए और सही समय पर उसका इलाज कराइए, और खास करके अपनी डाइट का ख्याल रखिए, क्योंकि आप सही डाइट लेते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो सीधी सी बात है कि आपकी स्किन भी काफी ग्लो करेगी और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।